नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। अमेरिकी सेनेट ने सेम सेक्स मैरिज बिल पास कर दिया है। अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन बिल पर साइन करेंगे और इसे कानून बना दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस जनवरी के पहले पूरी हो जाएगी। इस बिल के कानून बनते ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सेम सेक्स मैरिज करना गलत नहीं होगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश भर में बैन कर दिया था। सेनेट में इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, लव इज लव और अमेरिका में रहने वाले हर नागरिक को उस व्यक्ति से शादी करने का हक है जिससे वो प्यार करते हैं। जून में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाले फैसले को पलट दिया था। इसके बाद से अमेरिका में लोगों को ये डर था कि सेम सेक्स मैरिज भी खतरे में आ सकती है, जिसके बाद बाइडेन की सरकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये बिल लाई। जुलाई में इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया गया था। हाउस ने तय किया था कि इस बिल को कानून बनाने के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद इसे 16 नवंबर को सेनेट भेजा गया। बिल को पास करने के लिए 100 सदस्यों में से 61 सदस्यों के वोट की जरूरत थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सेम सेक्स मैरिज कानून बनाने के लिए जनवरी 2023 के पहले बिल पर साइन करने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद बाइडेन को हर बड़ा फैसला लेने के लिए संसद में विपक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भरोसे रहना होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 फरवरी के कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। पिछली बार हुआ एरो इंडिया का शो आम लोगों के लिए नहीं खुला था। ये केवल बिजनेस विजिट के लिए ही आयोजित किया गया था। साथ ही कोविड महामारी के चलते भी लोगों की विजिटिंग पर रोक लगाई गई थी। पिछली बार हुआ एरो इंडिया सबसे बड़े हाइब्रिड एयर शो में से एक था, जिसमें 530 कंपनियों के साथ 43 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। एयर शो आयोजित करने वाली एजेंसी HAL ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है कि इस बार कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं। इस बार होने वाले एरो इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल होंगे, जिसके चलते ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल पिछले सभी कार्यक्रमों से अधिक लोग पहुंचेंगे। एरो इंडिया 2023 का आयोजन नोडल एजेंसी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड करेगी। ये एजेंसी ही देश में रक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हर साल की तरह इस साल भी एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई है, जो फरवरी 13 से फरवरी 17 तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय में एरो इंडिया 2023 की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। एरो इंडिया एयर शो की शुरुआत 1996 में हुई थी और इसका दूसरा संस्करण 1998 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। इस एयर शो में MiG-23, 3 HAL तेजस और कई भारतीय वायुसेना के बेहतरीन और शक्तिशाली विमान शामिल हुए थे। तब से लेकर अभी तक इस एयर शो में मेजबानी बेंगलुरु का येलहंका वायु स्टेशन कर रहा है। इस एयर शो में दुनिया भर के युद्ध के लिए डिजाइन किए गए विमान अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए आते हैं। एयर शो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है, जिसमें भारत, रूस, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस सहित कई देश शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। RBI ने कहा कि पायलट में ग्राहकों और व्यापारियों का क्लोज्ड ग्रुप होगा, जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई-रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को QR कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। ई-रुपी को पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है, लेकिन पहले चरण की शुरुआत देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक से होगी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 4 और बैंक इस पायलट में शामिल होंगे। पायलट शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तारित होगा। अधिक बैंकों और अधिक शहरों को धीरे धीरे शामिल किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी 2 तरह की है, CBDC होलसेल और CBDC रिटेल। 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ने होलसेल ई-रूपी का पायलट लॉन्च किया था। ये केवल बड़े वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थानों के लिए। भारत में रॉकेट छोड़ने के लिए अब तक श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद 2 सरकारी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये स्थिति बदलने वाली है। देश को पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर मिल गया है। इसे स्पेस स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। अग्निबाण रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में 100 किलोग्राम तक का भार लेकर जा सकता है। कंपनी अग्निबाण नाम का रॉकेट भी तैयार कर रही है। इसे नए लॉन्च पैड से इस साल के आखिर तक छोड़ा जा सकता है। यानी अब सतीश धवन स्पेस सेंटर में प्राइवेट लॉन्च पैड को भी ऑपरेट किया जाएगा। कंपनी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का सपोर्ट है। साथ ही इसरो ने भी इस प्रोजेक्ट में मदद की है। अग्निबाण रॉकेट 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जो धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक 100 किलोग्राम तक का भार लेकर जा सकता है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने में सक्षम है। इसमें प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। अग्निकुल कॉस्मोस ने इससे पहले अग्निलेट बनाया था। ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन है, यानी इसमें किसी भी पार्ट को असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे साल 2021 की शुरुआत में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया था। इसी इंजन को अग्निबाण रॉकेट में लगाया जाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस साल 2017 में स्थापित हुई थी। इसे चेन्नई में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और IIT मद्रास के प्रोफेसर SR चक्रवर्ती ने मिलकर शुरू किया था। फिलहाल कई बड़े उद्योगपतियों ने कंपनी में निवेश किया हुआ है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा आनंद महिंद्रा है। अग्निबाण रॉकेट के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्ट, पाई वेंचर्स और अर्थ वेंचर्स ने भी कंपनी में निवेश किया है। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। यह अब $81 से नीचे आ गया है। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है। मार्च में ये $112 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 कम हो गए हैं। SMC ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होनी चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये $82 के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल रिफाइनिंग पर करीब 245 रुपए की बचत होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अब भी 4 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ गई। पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा कि ब्रेंट तेजी से $70 की तरफ बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तेल आयात से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकिल 30 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के 1 माह बाद असर दिखता है। एयरटेल 2024 की शुरुआत में देश भर में अपनी 5G प्लस सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। वहीं कंपनी ने इस ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। कंपनी का कहना है कि वो अधिक महिला इंजीनियर्स को लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए कंपनी उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी, जैसे कि रिमोट एरिया से काम करना आदि।
साल 2024 की शुरुआत में देश भर में 5G प्लस सेवा शुरू करने की योजना के साथ एयरटेल ने कहा कि वो एक कुशल और निर्बाध 5G रोल आउट के लिए अपने कार्यबल को बढ़ाने में निवेश कर रहा है। ऑपरेटर ने ये भी कहा है कि ये विविधता को देख रहा है और बोर्ड पर अधिक महिला इंजीनियरों को लाने का लक्ष्य है। भारतीय एयरटेल की चीफ पीपल ऑफिसर अमृता पड्डा ने कहा कि कंपनी अधिक महिला इंजीनियर्स को लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे रिमोट वर्किंग और बहुत कुछ। पड्डा ने कहा कि इसके लिए हम उन्हें घर से ही काम करने में मदद करेंगे। हम महसूस करते हैं कि नौकरी के लिए सही लोगों को नियुक्त करना और उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम उसी दिशा में एक कदम है और हमारी विविधता पहल का एक हिस्सा है। एयरटेल ने ये भी कहा है कि वो 5G अकेडमी और IP अकेडमी पहल के तहत CCNA जैसे व्यापक इन हाउस कोर्सेज के माध्यम से कर्मचारियों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, जो 2021 में लॉन्च किया गया था। पड्डा ने कहा कि 5G रोल आउट की तैयारी के लिए एयरटेल इकोसिस्टम में लगभग 20,000 पेशेवरों को IP तकनीक की बुनियादी बातों में ट्रेन किया गया है। कुश्ती के साथ साथ अन्य खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा लहराने में कामयाब हो रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले वंशज ने स्पेन में आयोजित हुई यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। वंशज ने अपनी सभी मुकाबलों में प्रतिद्वंदियों को नॉकआउट किया और गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। सोनीपत पहुंचने पर वंशज के स्कूल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। सोनीपत पहुंचने पर गोल्डन बॉय का जोरदार स्वागत किया गया। गोल्डन बॉय ने अपनी इस उपलब्धि पर कहा कि अब आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए वो जमकर पसीना बहा रहे हैं। अगले साल सीनियर एशियन चैंपियनशिप होनी है, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे और देश का नाम एक बार फिर से रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बॉक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों से ये कहना चाहते हैं कि आप कड़ी मेहनत करो और देश का नाम रोशन करो। वंशज के कोच रोहतास ने बताया कि वो ओलंपिक स्तर का खिलाड़ी है और उसने यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सबको उसकी इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, लेकिन अब बॉक्सिंग में सोनीपत के खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। ब्रिटेन में 100 कंपनियों ने कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई। कंपनियों को उम्मीद है कि सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी के अभियान से देश में बदलाव लाने में सक्षम होंगे। ब्रिटेन की ये 100 कंपनियां मिलकर लगभग 2600 कर्मचारियों को रोजगार देती हैं। सप्ताह में 4 दिन काम के समर्थकों ने कहा कि इससे कंपनियों के उत्पादन में सुधार होगा। उन्होंने तर्क दिया कि 4 दिनों का वर्किंग वीक कंपनियों को प्रोडक्शन सुधारने और समान काम को कम समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पॉलिसी को जल्दी अपनाने वाली कंपनियों ने कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए एक शानदार तरीका पाया है। 100 कंपनियों में से यूके की 2 सबसे बड़ी फर्म्स ने 4 दिन वर्किंग को अपनाने के लिए साइन कर दिए हैं। दोनों कंपनियों के ब्रिटेन में 450 से अधिक कर्मचारी हैं। उन्होंने कथित तौर पर 4 डे वर्किंग की मंजूरी दे दी है। एविन के मुख्य कार्यकारी एडम रॉस ने कहा है कि नए कामकाजी पैटर्न पर स्विच करना इतिहास में हमने सबसे परिवर्तनकारी पहलों में से एक है जिसे हमने देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल के दौरान हमने न केवल कर्मचारी वेलफेयर बढ़ोतरी देखी है, बल्कि इसके साथ ही हमारे कंज्यूमर सर्विस और रिलेशंस भी बेहतर हुए हैं। इससे पहले ब्रिटेन में जून में 6 महीने के पायलट प्रोग्राम के तहत 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी के फॉर्मूले को लागू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में कुल 70 कंपनियां शामिल थी। इस पायलट प्रोग्राम को गैर लाभकारी समूहों 4 डे वीक ग्लोबल, 4 डे वीक यूके कैंपेन और ऑटोनॉमी द्वारा शुरू किया गया था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।